प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मैं सुधा। आज हम चर्चा करेंगे साहित्य की प्रासंगिकता। हमारे समाज में साहित्य की क्या प्रासंगिकता है। वैज्ञानिक तकनीकी युग में ये प्रश्न उठ रहे हैं कि साहित्य जैसी कलाएं जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पोषित करती हैं, उनकी कोई प्रासंगिकता कहाँ तक बची। प्रासंगिकता का सबसे पहले तो अर्थ जानते हैं। प्रासंगिकता का मतलब है कि वो वस्तु समाज के अस्तित्व या विकास में कोई ऐसा योगदान दे या समाज के महत्वपूर्ण कार्यों में उसका क्या योगदान है। कोई भी साहित्य मनुष्य का पेट भरे चाहे ना भरे, वो मनुष्य को मनुष्य की तरह रहना अवश्य सिखा देती। तो इससे साहित्य की प्रासंगिकता आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आ रही होगी, क्योंकि आजकल इस तकनीकी वैज्ञानिक युग में सबसे महत्वपूर्ण है एक व्यक्ति का मनुष्य बनना, जो बहुत दुर्लभ है। और ये साहित्य करता है। जो लोग साहित्य से जुड़े हुए हैं वो लगभग उनमें मानवीय मूल्यों का कुछ अंश या कहें मूल्य पाए जाते हैं। साहित्य के प्रासंगिकता का पहला प्रतिमान जिसको हम मनुष्य को संवेदनशील बनाने की उसकी क्षमता। साहित्य में एक ऐसी क्षमता, एक ऐसी ऊर्जा है जो मनुष्य को संवेदनशील बनाती है, जो दूसरों के दुखों से दुखी होता है, जो दूसरों के सुखों से खुशी होता है, वो महसूस करता है कि हाँ, दूसरे को कष्ट हो रहा है या उसमें हमको मदद करनी चाहिए। जैसे आदि कवि वाल्मीकि के मुख से जो कविता निकली थी क्रौच पक्षी की, वो भी एक संवेदनशीलता का प्रतिमान है। गोदान, दिव्या जैसे उपन्यास, हरिजन गाथा जैसी कविता इसी संवेदन क्षमता को उद्भुत करती। तो ये तो स्पष्ट होता है कि मनुष्य को संवेदनशील अवश्य बना देती है साहित्य। छायावादी कवि नीरस ने कहा है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप, बही होगी कविता अनजान, बही होगी कविता अनजान। तो एक हृदय को स्पर्श करने वाली ये पंक्तियां हैं कि यूं ही कविता का प्रस्फुटित नहीं होती है। हृदय की वेदना, हृदय की स्थिति को व्यक्त करती है। हृदय कितना संवेदनशील है, इसकी अभिव्यक्ति ही कविता है। दूसरे प्रतिमान की ओर चलते हैं कि प्रगतिशीलता को धारण करता है। प्रगतिशीलता का मतलब है कि वो रूढ़िवादी परंपराओं का खंडन भी करता है और यथास्थितिवादी स्थिति का भी खंडन करता है। अब इसमें भक्ति काल के कवि कबीरदास जी और रीतिकाल के घनानंद जी, आधुनिक काल के भारतेंदु जी और निराला जी का तो अद्भुत स्थान है। निराला जी ने बहुत सारी ऐसी अपनी कविताएं लिखी हैं जिसमें मुझे पसंद है अबे सुनबे गुलाब, भूल मत अगर खुशबू पाई रंगोआ,
और दूसरी कविता है जीर्ण बाऊ है सीम शरीर तुझे बुलाता किसे कदे वो भी छीन लिया है उसका हान मात्र ही है आधार। तो ऐसी कविताएं देखने को मिलती हैं और कबीरदास जी ने और प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य में भी इन सभी का उल्लेख किया है। तो कबीरदास ने 2 पंक्तियाँ अपनी लिखी हैं, जाति पात पूछे नहीं कोई हरि को भजय सो हरि को होई। तो इस तरीके की पंक्तियों को पढ़ के सुन के और इस अनुभूति होती है कि हमारे जो कवि हैं लेखक हैं वो रूढ़िवादी परंपराओं और यथास्थितिवादी परंपराओं को का खंडन भी करते हैं और प्रगतिशीलता की ओर उन्मुख भी करते हैं लोगों को कि आप प्रगतिवादी बने, समाज जिधर चल रहा है मतलब विकास के क्रम में आप भी बढ़े। तो तीसरी आती है वांछनीय परिवर्तनों के लिए सक्रिय रूप सहायक होता है। तो समाज जो है साहित्य समाज का एक दर्पण है। साहित्य एक समाज में सक्रिय भूमिका भी निभाता है। जहाँ जहाँ समाज कमजोर है वहाँ परिवर्तन आह्वान है। जैसे जब अंग्रेजों का हमारे यहाँ पूरा कब्जा था पूरे देश पे, तो ऐसे में जो कवि जो लेखक हमारे यहाँ अवतरित हुए और जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को सक्रिय रूप देने का काम किया, जैसे दिनकर जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, उनकी बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं जो समाज को। और प्रेमचंद जी ने भी अपने उपन्यासों अपनी कहानियों और महावीर प्रसाद और ऐसे बहुत सारे साहित्यकार हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों में प्रेरणा दी कि समाज अपने अधिकारों के लिए लड़े। उन्होंने कहा है सदियों की ठंडी बुझी राख सुख बुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन ठिलाती है, 2 राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आज भी वही दौर है, सिंहासन खाली करो जनता आती है। लगभग हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों का शासन भी ऐसा ही क्रूर होता होगा, जो क्रूरता व्याप्त है, जो हिंदू मुस्लिम समाज को विभाजन करने की एक महत्वाकांक्षा है और भाईचारे का अभाव है। वसुधैव कुटुंबकम जैसी हमारी भावनाएं कहीं पीछे छूट रही हैं। तो ऐसे में हमें फिर सक्रियता से साहित्य का सहारा लेना पड़ेगा और साहित्य से ही उद्भव हुआ था पत्रकारिता का। लोगों में जानकारी, प्रेरणा, लेकिन पत्रकारिता जो 4th स्तंभ के रूप में अपना स्थान व्यक्त करता है, लेकिन समाज का, देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी पत्रकारिता ने जन्म ले लिया है कि वो समाज का दर्पण ना होके चाटुकार हो गई है। तो ऐसे में समाज को ही आगे आना पड़ेगा। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आदर्श समाज के निर्माण के हेतु साहित्य की प्रासंगिकता। तो आदर्श समाज में हमारे भक्ति युग में बहुत सारी रचनाएं ऐसे लिखी गई, जैसे रामचरितमानस में भी और कवितावली, गीतावली तुलसीदास जी ने भी, कामायनी में भी जयशंकर प्रसाद जी ने भी उल्लेख किया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। तो उसके बाद जयशंकर प्रसाद की भी 2 पंक्तियाँ स्मरण हो रही हैं। औरों को हंसते देखा, औरों को हंसते देखो, मनु हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ।
कामायनी की दो ये पंक्तियां हैं। सब समाज में जो ये क्रूरता, जो वैमनस्य की भावना, इसके लिए एक तमाचा है। इन पंक्तियों को सुनना भी चाहिए और पढ़ना भी चाहिए और आत्मसात भी करना चाहिए। दूसरों के सुख में सुखी हो जाओ, प्रेम से रहो और सौहार्द बनाए रखो। जीवन की मूलभूत समस्याओं की पहचान करता है साहित्य। साहित्य वो औषधि है जो हमारे आपके बीच में एक समस्या, मूलभूत आवश्यकताओं, समस्याओं की पहचान करके उनका समाधान करने की चेष्टा करता है। स्वस्थ मनोरंजन, भले ही आज के वैज्ञानिक युग में आप देख रहे होंगे कि मनोरंजन के अनेकानेक संसाधन हो गए हैं, लेकिन उन संसाधनों में भी साहित्य का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। साहित्य ही ये निश्चित करता है कि व्यक्ति की सोचने की क्षमता कैसी है। और इसी क्रम में हम बिहारी जी को पढ़ने का प्रयास करते हैं कि बिहारी जी ने एक मनोरंजन के उसमें बहुत ही प्यारी पंक्तियाँ लिखी हैं, दोहे लिखे हैं। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, अरे भरे भवन में करत हैं नैन ही सौ बात। कितनी अद्भुत पंक्तियाँ हैं कि कहा, मतलब एक प्रेमी से भीड़ में वार्तालाप, नैनों से वार्तालाप कर, किस तरीके से मैंने कहते हैं चर्चा कर रही है कि आप अमूमन देखते होंगे कि आंखों ही आंखों में बातें हो जाती हैं और दूसरे की समझ मुझे लगता है कि समझ तो रहा होता है, लेकिन इसमें जो आनंद है कि किसी को पता नहीं चल रहा है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है, पता चल रहा है, लेकिन फिर भी जो हमको एक गाना भी किसी ने लिखा है, हम लाख छुपाएं प्यार मगर दुनिया को पता चल जाता है, लेकिन छुप छुप कर मिलने से मिलने का तो मज़ा आता है। तो कहीं ना कहीं ये कवि बिहारी जी से ही प्रेरित हुए होंगे कि इन्होंने लिखा है अपना गीत। बहुत अच्छे लिरिक्स हैं, लेकिन ऐसे में मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा लगता है। एक स्वस्थ मनोरंजन का साधन है साहित्य। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इसको पढ़ने में ही इतने आनंद की अनुभूति होती होगी, तो फिर अगर जिन्होंने लिखा होगा, जिन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की होंगी, और वो उस राज दरबार के कवि होते हैं बिहारी जी, तो राज दरबार में ये ऐसा दृश्य उनको दिखाई दिया होगा जिनका जो है उन्होंने चित्रण किया है। तो अद्भुत एक प्रतिमान भी है और अद्भुत उनकी कला कौशल भी है। उनको कहा भी गया है बिहारी जी को कि गागर में सागर भरते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे कवि और ऐसे लेखकों को पढ़ने में। तो समाज की विरासत का रक्षक भी है साहित्य। तो साहित्य की सृजनशीलता को भी संरक्षित करता है। जैसे आज के दौर में कितना भी हम वैज्ञानिक हो जाए, कितना भी हम तकनीकी युग में आ जाएं, लेकिन फिर भी कला कौशल अपना स्थान नहीं छोड़ता है। हाँ, उनकी जो एक तरीके से लोगों का समझने का एक, हमें उस यथार्थ में आना पड़ता है।
जैसे जो क्लिष्ट हिंदी लिटरेचर जब पहले लिखी जाती थी आधुनिक युग में और भक्ति काल में, और छायावादी युग तक छायावाद तो संस्कृतनिष्ठ हिंदी के लिए जानी जाती है। तो उसके बाद में हिंदी आगे जो है थोड़ा सा अपने परिवर्तन को लेके आ रही है, और अब तो थोड़ा सा और परिवर्तन होता जा रहा है, लेकिन साहित्य नहीं मरता है। साहित्य अपने स्थान पर जीवित रहता है और जीवित रहेगा, और समाज में इसकी प्रासंगिकता का कोई तोड़ नहीं है। वो अपनी प्रासंगिकता हमारे जीवन में वैसे ही बनाए रखेगी। जैसे जल के बिना जीवन अधूरा है, वैसे साहित्य के बिना भी सामाजिक जीवन अधूरा है। इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद सुधा के साथ।